पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर केस की करते हैं, जिससे एटीएस की 17 घंटे लंबी पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। भारत पहुंचने से पहले सीमा और सचिन नेपाल में 1 हफ्ते तक रुके थे और पति पत्नी बताया था खुद को। इतना ही नहीं, गिरफ्तार से 1 महीना पहले ही सीमा हैदर नोएडा पहुंच चुकी थी, जहां किराए के कमरे में लेकर ये दोनों साथ रह रहे थे और एटीएस की पूछताछ में पाकिस्तान से लेकर नोएडा तक पहुंचने का पूरा रूट मैप सामने आया है। आखिर सीमा हैदर का सच क्या है, आज इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं सीमा केस की पड़ताल, नोएडा टू नेपाल। सीमा हैदर की प्रेम कहानी के पीछे क्यों पड़ी एजेंसी? काठमांडू में होलिया बदला, कैसे बॉर्डर को पार किया? सीमा सचिन के प्यार में क्यों दिखा जासूसी एंगल? सीमा हैदर केस की पड़ताल, नोएडा टू नेपाल। सीमा हैदर, पाकिस्तान से भारत आई वो महिला जिसका किरदार रहस्य की अनगिनत चादर में लिपटा है। उसकी सुनाई पबजी वाले प्यार की कहानी जांच एजेंसियों के गले नहीं उतर रही। यही वजह है कि यूपी पुलिस से लेकर आईबी और रॉ तक अब इस केस की जांच में लगी है। 72 घंटे इस केस की जांच का। एटीएस टीम को सीमा हैदर से 5 मोबाइल फोन मिले हैं, जिनमें से 1 मोबाइल फोन टूटा हुआ है। वहीं सचिन से भी 1 मोबाइल फोन टूटा हुआ बरामद हुआ है। एजेंसियां इस फोन के डेटा को रिकवर करने में जुटी हुई हैं, ताकि सीमा हैदर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटा सकें। इतना ही नहीं, खुलासा हुआ है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली सीमा हैदर ने अपने इंस्टा अकाउंट का यूजर नेम 1-2 नहीं बल्कि पूरे 9 बार बदला था। पूछताछ में सीमा हैदर इस बात का पुख्ता जवाब नहीं दे सकी कि उसने फरवरी 2022 से अब तक इंस्टाग्राम अकाउंट का यूजर नेम 9 बार क्यों बदला। पता चला है कि सचिन के अलावा अभी भी सीमा हैदर दिल्ली एनसीआर के कई लड़कों से चैट के जरिए संपर्क में थी। ऐसा करने के पीछे सीमा हैदर का मकसद क्या था, एटीएस ये जानना चाहती है। सीमा हैदर जो अब तक कहानी सुनाती आई है, उससे ऐसा लगता है कि सीमा प्रेम में पड़ करके वो हिंदुस्तान आई है, लेकिन पाकिस्तान के कराची से नोएडा तक का जो रूट सीमा ने अपनाया है, उसने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। यही वजह है कि सारी सुरक्षा एजेंसियां सीमा के इस रूट को संदिग्ध की नज़र से देख रही हैं और लगातार पूछताछ कर रही हैं। दरअसल जांच एजेंसी को जानकारी मिली है कि सीमा हैदर के चाचा पाकिस्तानी आर्मी में सूबेदार हैं। वहीं सीमा का भाई भी आर्मी से ताल्लुक रखता है। ऐसे में क्या सीमा सिर्फ इतना जोखिम उठाकर प्यार के लिए आई है? ये शक के दायरे में है और शक को गहरा करता है सीमा के भारत में आने का रूट मैप। 10 मई 2023 यही सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ कराची से सीधे दुबई पहुंची। इसके बाद दुबई से उसने नेपाल के काठमांडू के लिए फ्लाइट पकड़ी। काठमांडू से पोखरा तक का करीब 400 किलोमीटर लंबा सफर सीमा हैदर ने बस से तय किया। काठमांडू से पोखरा तक पहुंचने में सीमा हैदर को करीब 28 घंटे का वक्त लगा, लेकिन सचिन पोखरा में पहले से मौजूद था। यहां दोनों ने होटल बुक किया। कुछ वक्त सचिन रुका, लेकिन पोखरा से सचिन सीमा से 1 दिन पहले ही नोएडा लौट आया। वहीं सीमा ने नेपाल के पोखरा से बस बदली और सोनौली तक आई। इन सब बातों का खुलासा सीमा हैदर ने एटीएस की पूछताछ में किया है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस ने तकरीबन 100 सवालों की लिस्ट तैयार की थी। उनमें सबसे अहम था सीमा हैदर का भारत में दाखिल होने का रूट मैप। सूत्रों के मुताबिक जो सवाल सीमा से एटीएस ने पूछे थे, उनमें कुछ सवाल ये थे। क्या तुम जानती थी कि बिना वीजा के भारत की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकती?
हाँ जानती थी, लेकिन सचिन से मिलने का मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। क्या तुमने सचिन को बताया था कि बिना वीजा देश में घुसना कानूनन अपराध है? हाँ, मैंने सचिन को बताया था कि अगर पकड़ी गई तो बहुत मुसीबत हो जाएगी, लेकिन नेपाल तक मैं लीगली आई हूँ। उसके बाद मैंने पिता की जगह अपने ससुर का नाम बता दिया और एड्रेस भी ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा का ही लिखवा दिया। और बच्चा उल्टी करने लगा था, इसलिए मुझसे ज्यादा पूछताछ नहीं की गई और मेरा लुक भारतीय था। सोनौली के बाद 13 मई को सुबह सीमा अपने बच्चों को बस से लेकर यमुना एक्सप्रेसवे पहुंच गई। उसने सचिन को कॉल करके एक्सप्रेसवे पर बुलाया, जिसके बाद चारों बच्चों के साथ सीमा और सचिन निकल गए। लेकिन पूछताछ में सीमा ने खुलासा किया कि सचिन उसे सीधे अपने घर लेकर नहीं गया, बल्कि एक किराए के घर में रहने का इंतजाम किया गया था। क्या सचिन तुम्हें और बच्चों को सीधा अपने घर लेकर गया था? नहीं, हम लोगों ने पहले ही तय कर लिया था कि अलग कहीं किराए पर कमरा लेकर रहेंगे। सचिन ने किराए के कमरे की व्यवस्था कर ली थी, उसका एडवांस भी दे दिया था और सीधे हम कमरे पर पहुंचे और वहां पर रहने लगे। सचिन ने पहले ही मकान मालिक को बता दिया था कि मैं उनकी बीवी हूं और मेरे बच्चे हैं, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। पड़ोस के लोग अच्छे थे, कुछ दिनों तक बातचीत नहीं होती थी, लेकिन बाद में सबसे बातचीत होती थी और मैंने उन लोगों से वहाँ के तौर तरीके और बोलचाल का तरीका भी सीखा। पूछताछ में जो खुलासे सीमा हैदर ने किए हैं, उससे इतना साफ है कि सीमा हैदर जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं आई थी, बल्कि पूरी तैयारी और पहले से तय प्लान के तहत उसने भारत आने का फैसला किया था। यही वजह रही कि 10 मई को कराची से निकलने के बाद सीमा बच्चों के साथ 13 मई को नोएडा पहुंच गई। उधर पाकिस्तान में सीमा के ससुर ने 10 मई को लोकल थाने में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा दी। जब सीमा हैदर के ससुर वहां पाकिस्तान में उसके घर पे पहुंचे तो वहां पर बच्चे मौजूद नहीं थे, सीमा हैदर मौजूद नहीं थी। जब पड़ोसियों से पता चला कि सीमा हैदर 4-5 दिन के लिए गांव गई है, लेकिन जब उसके ससुर गांव पहुंचे तो गांव में जाकर के पता चला कि सीमा हैदर वहां भी नहीं पहुंची है। इस मामले में 5 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक सीमा हैदर आखिर कहाँ रही, क्योंकि जब वापस उसके जो ससुर है वो वापस लौटते हैं और लौटने के बाद में 10 तारीख को वो आकर के कराची के एक थाने में इस बात की गुमशुदगी दर्ज कराते हैं। देखिए, ये वो मिसिंग रिपोर्ट है जिसे सीमा हैदर के ससुर ने 10 मई को कराची के मालेर कैंट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया था। शिकायत में कहा गया था है कि सीमा और सचिन की मुलाकात मई महीने में ये पहले नहीं है, इससे पहले भी सीमा नेपाल में आ चुकी है और सीमा और सचिन दोनों 1 हफ्ते का वक्त नेपाल में गुजार चुके हैं, जिसके लिए इन दोनों ने इंस्टाग्राम पर रील बनाकर भी पोस्ट किए हैं। सीमा ने कराची वाला घर भले ही मई में छोड़ा, लेकिन इससे 2 महीने पहले ही वो नेपाल में सचिन से मिल चुकी थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीमा हैदर दोनों ने वापसी की और इस दौरान खूब वीडियो बनाए थे। होटल में रील्स भी बनाई जाती है, जिसे सीमा के द्वारा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर साझा किया जाता है और उसके बाद सीमा को छोड़कर सचिन पोखरा से भारत यानी कि नोएडा वापस आ जाता है और उसके बाद सीमा फिर बाद में अपने 4 बच्चों को लेकर बस के जरिए नेपाल से भारत में दाखिल होती है और यमुना एक्सप्रेस वे पर उतरती है, जहां पर सचिन उसका इंतजार कर रहा होता है। इन वीडियो में दोनों काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। शायद इसी मुलाकात के बाद सीमा हैदर ने नोएडा आने का फैसला किया, लेकिन यहां आने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 4 जुलाई को गिरफ्तारी के बाद कई ऐसी चीजें हुई जिसके बाद यूपी पुलिस से लेकर रॉ तक इस केस में शामिल हो गई। यूपी पुलिस शुरुआती जांच की और 4 जुलाई को सीमा के साथ सचिन को गिरफ्तार किया। यूपी एटीएस आईबी के इनपुट पर सीमा और सचिन से 2 दिन तक पूछताछ की, सेफ हाउस में शिफ्ट किया। आईबी सीमा पाकिस्तान से भारत में कैसे आई जांच कर रही है, आईएसआई से कनेक्शन की जांच भी कर रही है। RAW आईबी को इनपुट दिया कि सीमा के भाई और चाचा पाकिस्तानी फौज में हैं। इस केस में सीमा हैदर के खिलाफ जांच एजेंसियों को कई अहम सुराग हाथ लगे। इनमें सबसे बड़ा सबूत 2 पासपोर्ट हैं। सीमा हैदर के पहले पासपोर्ट का नंबर HZ0004421, जबकि दूसरे पासपोर्ट का नंबर HZ0004422 है। पासपोर्ट के साथ कई और अहम सबूत भी सीमा हैदर के खिलाफ जांच एजेंसी के हाथ लगे। इनमें 2 पासपोर्ट, आई कार्ड, फैमिली रजिस्ट्रेशन कार्ड, 2 वीडियो कैसेट, 5 मोबाइल फोन,
क्या पाकिस्तानी जासूस से संदिग्ध क्या लग रहा है सर? नहीं, अभी इतनी जल्दी ये मामला दो राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है, इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं। किस बिंदु पर जांच हो रही, क्या? नहीं, वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है, अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। किसी भी जांच एजेंसी की तरफ से अभी तक सीमा हैदर को क्लीन चिट नहीं दी गई है और जांच का सिलसिला अभी भी जारी है। सूत्रों के माने तो पूछताछ के दौरान सीमा काफी सहज और कॉन्फिडेंट लग रही थी। उसे सवालों के जवाब देने में कोई झिझक नहीं हुई, वो भरोसे के साथ बोल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सीमा हैदर को पूरी ट्रेनिंग के बाद भारत भेजा गया। लेकिन सच क्या है, जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। नोएडा से दीपक दुबे के साथ मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24। वैसे तो सीमा हैदर की कहानी सुपरहिट फिल्म की स्टोरी जैसी है, लेकिन यूपी एटीएस ने जब उसकी प्रेम कहानी सुनी तो उन्हें डाउट होने लगा कि आखिर सीमा जो बता रही है या फिर वो जो समझा रही है, क्या उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सीमा का सच क्या है और किस वजह से एटीएस को सीमा की कहानी की झोल नजर आ रही है, उसकी कहानी में झोल नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए और जानिए वो तमाम सवाल जिसके जवाब सीमा को ही देने होंगे। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की कहानी फिल्मी है। इनके लिए पासपोर्ट बनवाए, सारे कागजात बनवाए, फिर हम नेपाल आई पहली बार में एक बार मिल लेते हैं। मैं बहुत रोई भी एक इंसान का, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं झूठ कुछ भी नहीं कह रही। अगर कराची से काठमांडू और फिर नोएडा तक की कड़ियों को जोड़े तो ऐसा लगता है कि सिल्वर स्क्रीन पर कोई वीर सारा जैसी कोई सुपरहिट फिल्म चल रही हो। देश धर्म सब बदल गया मेरा, बस अब आप लोग मेरी हेल्प करें ताकि मुझे जो है योगी जी मुझे यहाँ के लिए नागरिकता दे दें। सीमा की कहानी में प्यार है, दुख है, दर्द है, मुश्किलें हैं, जो किसी भी फिल्मी कहानी की तरह पूरे मिर्च मसाले के साथ तैयार नजर आती है। अचानक से ये जिमनी ट्रेवल एजेंसी इस तरह की है, वो उन्होंने टिकट दी तकरीबन 1,20,000 में बच्चों की, मेरी थोड़ी सी ज्यादा 6 लाख में मेरी सारी टिकट हो गई। लेकिन अफसोस कानून और पुलिस इमोशनल होकर फैसले नहीं करते। यही वजह रहेगी जांच एजेंसियां सीमा को क्लीन चिट देने से पहले हर पहलू से जांच को पूरा करना चाहती हैं। आज आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर पर एटीएस का शक क्यों बढ़ता जा रहा है, क्यों सीमा की प्यार की कहानी को पुलिस और कानून सच नहीं मान रहे। एटीएस के शक की सबसे बड़ी वजह है वो रूट जिसे आप भी समझिए। सीमा पाकिस्तान के कराची में रहती थी, यहां से यूएई शारजाह गई, वहां से नेपाल आई और फिर भारत में अवैध रूप से एंट्री करते हुए यूपी की ग्रेटर नोएडा तक पहुंच गई। जैसे ही सीमा के राज पर से पर्दा उठा, उसका किरदार सवालों के घेरे में आने लगा। तभी से नोएडा के सेक्टर 58 के एटीएस ऑफिस में सीमा और सचिन से घंटों पूछताछ होने लगी। एसएसपी एटीएस इस पूछताछ को लीड कर रहे हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि सीमा केस में एटीएस को आईबी से भी कुछ इनपुट मिले हैं। इसलिए सीमा के अलावा सचिन और उसके पिता से भी पूछताछ हो रही है। शक है कि सीमा को कहीं आईएसआई ने तो नहीं भेजा और 15 दिनों तक छिप कर रहने के बाद जब भेद खुला तो सीमा ने लव स्टोरी वाला ड्रामा शुरू कर दिया। जो है सोचो वो बातें याद करो, जिल्लत तुमने मुझे दी, कितनी बार तुमने मुझे, क्या तुमने कभी मुझे मारा नहीं? क्या तुमने कभी मुझे मारा नहीं? क्या कई बार मैं घर छोड़ के चली नहीं गई? मुझे 3 साल हो रहे हैं, मैं सऊदी किस लिए आया था? क्या मुझे फिर दोबारा मेरी बहनों ने तुम्हारे पास जबरदस्ती भेजा नहीं? किसने भेजा? मुझे जीने दो यार, मेरी बात सुनो सीमा। नहीं बात सुनो ना, देख अच्छी तरीके से। कुछ ऐसे सवाल जो सीमा के भारत आने वाले रूट का पता चलने के बाद उठने लगे हैं।
4 बच्चों की मां दिन भर पबजी कैसे खेलती थी? 5वीं पास घरेलू महिला के पास 2 पासपोर्ट क्यों हैं? अपने 4 बच्चों को छोड़कर सचिन से मिलने नेपाल कैसे चली गई? एकाएक उसने अपने 4 बच्चों के पासपोर्ट कैसे बनवा लिए? सीमा के पास इतने पैसे कहां से आए? सीमा ने कहा कि उसने मकान बेचा है, लेकिन पति और परिवार को भनक लगे बिना वो ऐसा कैसे कर पाई? दुबई जाने का इंतजाम अकेले कैसे किया? दुबई में पाकिस्तानी रुपयों को दिरहम में कैसे बदलवाया? और सबसे बड़ा सवाल, महज 5वीं पास लड़की इतना सब कैसे कर लेती है? यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ और यूपी एटीएस के अलावा तमाम सेंट्रल एजेंसियां सीमा, नेत्रपाल और सचिन से लगातार सवाल पूछ रही हैं, लेकिन सीमा लगातार सबको एक ही जवाब दे रही है, जिससे एजेंसियों का जो शक है वो और गहराता जा रहा है। सीमा ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल से कई चैट डिलीट किए हैं, उनको भी रिकवर करने का काम सिक्योरिटी एजेंसियां कर रही हैं। फिलहाल सीमा हैदर ने 8 तारीख को एक मोबाइल भारत आने से पहले खरीदा था, जिसको बाद में तोड़ दिया गया। उसका भी डाटा जो है वो रिकवर करने में एजेंसियां जुटी हुई हैं। सवाल और भी हैं जिनके जवाब एटीएस ढूंढ रही है, क्योंकि सीमा ने जो कहानी सुनाई है, जो किस्से बताए, वो कई ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं जिसका जवाब सीमा के पास शायद नहीं है। सीमा के ये 2 डॉक्यूमेंट जरा गौर से देखिए। एक उसकी पहली शादी का मैरिज सर्टिफिकेट है, दूसरा उसका नेशनल आई कार्ड, लेकिन इन दोनों पर ही डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है। सीमा हैदर की पहली शादी 2014 में हुई थी। तब मैरिज सर्टिफिकेट पर उसकी उम्र 19-20 साल बताई गई थी, जिसके मुताबिक सीमा की उम्र 27 या 28 साल होनी चाहिए।